देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुत्तहिदा हुकूमत ने एक हफ्ते के बाद भी काबीना तश्कील ना दी जा सकी। ज़राए का कहना है कुछ अहम नामों को अहम वजारतें देने पर डेडलॉक अभी तक बरकरार है। 13 पार्टियों पर मुश्तमिल एक ऐसी हुकूमत बनाई गई है जिनका आपस में सियासी और नजरियाती तजाद है। पीपल्स पार्टी नून लीग का माजी एक दूसरे के लिए उतना तल्ख रहा है कि इस हुकूमत के मुस्तकबिल पर अभी भी सवालिया निशान है। फजल रहमान साहब ने तो पसे पर्दा इमरान खान के जल्द इलेक्शन वाले बयानिए की सपोर्ट कर दी है। रात गए एक तकरीब के दौरान इलेक्शन के बारे में कहना था, क्या कह रहे थे, आइए आपको पहले वो सुनवा देते हैं। जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज्यादा से ज्यादा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख्सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जदोजहद की। जी, तो ये फजल रहमान कह रहे थे कि साहब कह रहे थे कि जी हम उन्हें अभी भी कह रहे हैं ये हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 2 दफा उन्होंने इसके ऊपर जोर देकर कहा कि ज्यादा से ज्यादा ये हुकूमत 1 साल के लिए, हम भी चाह रहे हैं इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो जब सब चाहते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए तो फिर क्या वजूहात है जिसकी वजह से इतने कलील अरसे के लिए इस हुकूमत को बनाया गया और इसमें मुत्तहदा ऑपोजिशन की जो तमाम पार्टियां थी उनको मुत्तहदा हुकूमत में लाया गया। पर अब सवाल ये कि क्या इस इत्तेहाद के अंदर स्टिल इख्तलाफात क्या प्रिवेल करते हैं। दूसरी जानिब भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त अपने अमरीकी साजिश का बयान लेकर पावर शो कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। पेशावर में किया, कराची का जलसा बड़े जलसों में था, अब 21 अप्रैल को लाहौर का रुख कर रहे हैं। और सवाल ये कि क्या इमरान खान का अमरीकी मुखालिफ बयान मकबूल होता जा रहा है, क्या आने वाले इलेक्शन में वो भारी अक्सरियत ला पाएंगे। जो मुबस्सरीन की राय थी जिसमें ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत खो चुके आज से 4-5 महीने पहले, उस मकबूलियत में क्या इजाफा हुआ है, स्टिल क्वेश्चन प्रिवेल, या फिर फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना जैसे केसेस में इनको गेम से आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि अब 2 तरीके की जवाबात आ रहे हैं कि जी कलअदम करार दे दी जाएगी पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में, इमरान खान साहब पर जो है वो पाबंदी लग जाएगी। क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ये एक और नया सवाल है। तो जी इस सारी चीजों पे बात करेंगे। दूसरी तरफ अभी तक जी कैबिनेट वाला मसला भी अटका हुआ है, सारी चीजें अटकी हुई हैं, कोर्ट्स अपनी बातें कर रही है। बड़ा एक कंफ्यूजन वाला मामला ये भी हो गया कि थी एक तरफ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं सदर, तो दूसरी तरफ जो है गवर्नर पंजाब को काम जारी रखने के लिए कह देते हैं बरतरफी के मामले पे। सो इट्स वेरी परप्लेक्स, थिंग्स आर वेरी परप्लेक्स। चले इसी पे बात करेंगे जी, फोरम ओपन करते हैं डिबेट का और मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले जी ज्वाइन कर रहे हैं तहरीके इंसाफ से हसन खावर साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के और सीसी के मेंबर है उनकी, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आप भी ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही जी हसन मुर्तजा है, पार्लिमानी लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब आपकी तरफ आऊंगी सबसे पहले। आज वजीर आजम इमरान खान साहब बोल पड़े और जब से हुकूमत आपकी गई उसके बाद पहली दफा इस तरह सहाफियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की है एक, और कुछ सहाफियों को बुलाया गया था जो बीट रिपोर्टर्स थे उनसे, जिसमें उन्होंने काफी सारी बातें की हैं आज। अब सवाल ये है कि क्या जो अब मजीद आगे भी जलसे होंगे और जो ये बयानिया जिसको लेकर चला जा रहा है, तो उसके बावजूद ये जो फॉरेन फंडिंग केस में हमारे सामने चीजें आ रही हैं कि जी फॉरेन फंडिंग का केस है या तोशा खाना जैसा केस बनाया जा रहा है, इसमें जो पार्टी को एक बयानिया है जो कि सामने आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कलअदम करा जा सकता है, पार्टी पे पाबंदी लग सकती है, फॉरेन फंडिंग केस में जो है वो आउट हो सकती है। क्या ये पॉसिबल है और आप लोगों की अपनी स्ट्रेटेजी सो फार इस हवाले से क्या है अब तक? जी शुक्रिया रिदा। अच्छा देखिए, 2-3 बातें मैं आपको कह दूं। मुझे अपना एको आ रहा है, अगर ये जरा एडजस्ट करवा दीजिएगा। एको जी नहीं आना चाहिए, एडजस्ट करिए जी 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 जी। अच्छा देखिए, 2 हमारी बड़े मुतालबात हैं।
ایک تو یہ ہے کہ جو مراسلہ ہے اس کے حوالے سے ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنے، تمام حقائق کا تعین ہو، ان حقائق کو عوام کے سامنے رکھا جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی جو بحران ہے اس کا صرف ایک حل ہے کہ فوری شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ یہ دو ہمارے گولز ہیں، یہ دو ہماری ڈیمانڈز ہیں جن کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں۔ صحیح۔ عوام جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے خیال میں اس وقت عوام کا فریش مینڈیٹ لینا ضروری ہے۔ ہنگو کے اندر جو ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پہلے سے زیادہ ہمارا مارجن بڑھ گیا ہے، اور عوام جو ہے اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ جی اب بات یہ ہے کہ آپ نے شروع میں تھوڑی سی ایک بات کی کہ یہ لوگ کیوں آئے، جی اور یہ اب الیکشن کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ کریں گے، ان کے جو بھی بنیادی اختلافات ہیں وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب لوگ اقتدار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو بیچ میں جب بندر بانٹ ہوتی ہے تو پھر لڑائی بھی پڑتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تو ایک بات کی بات ہے۔ اس وقت رضا ان کے آنے کا بنیادی مقصد ہے NRO 2 اوکے۔ لائف لائن تھی یہاں پہ آنا، تاکہ اپنے خلاف بنے ہوئے کیسز کو ختم کروایا جائے، ان کو پیچھے پھینکا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف جب آئے تو پہلا آرڈر آف دا ڈے تھا، ہاں جی ابھی انہوں نے اوتھ بھی نہیں لیا تھا کہ پروسیکیوٹر کو کہا گیا کہ جی آپ نے پیش نہیں ہونا، اور اس کے بعد ان کیسز کو پیچھے پھینکا جا رہا ہے۔ وہ افسران جو تفتیش کر رہے تھے ان کو جبری رخصت پہ بھیجا گیا ہے تاکہ کسی طور ان کیسز کو ختم کیا جائے۔ نواز شریف صاحب جو کنوکٹڈ ہیں ان کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی بات چل رہی ہے، اسی لیے ہم عدالت میں گئے بھی ہیں۔ تو یہ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے یہ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں فارن فنڈنگ کیس کی طرف۔ دیکھیں فارن فنڈنگ کیس کے اوپر ہمارا موقف پہلے دن سے بڑا واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب فارن فنڈنگ کیس کی ڈیٹیل سامنے آئے گی تو یہ آپ کو اور تمام پارٹیوں کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے یہ ان پارٹیوں کا DNA ہے کہ کون سی پارٹی کیسے فنڈ ہوتی ہے، کس پارٹی کے کنٹریبیوٹر چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، عوام ہیں، اور کس پارٹی کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ یہ باتیں جب عوام کے سامنے آئیں گی تو بالکل کچا چٹھا کھل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے پھر بھی ہر قسم کے حربے کی تیاری کرنی ہے، اسی لیے اپنا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے، اور ہم ہر قسم کی اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور اگر جو بھی ہوگا ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، جو چیز بھی ہوگی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ صدیق الفاروق صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ حسان خاور صاحب نے جو باتیں کی ہیں ڈیفینیٹ سی بات ہے، وہ اب ان کا ایک ایجنڈا ہے اور وہ اس کے حوالے سے رائٹ لیفٹ نہیں جائیں گے، لیکن اب ایک سوال یہ کہ ابھی میں نے جیسے کہ مولانا صاحب کا ایک شارٹ چلایا ہے کل رات کا، مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے، یہ حکومت زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے آئی ہے، تو یہ جو الیکشن کا بیانیہ جس کو آپ لوگ بھی بائی فورس کہتے تھے کہ نیجی الیکشنز ہونے چاہیے فیئر اینڈ فری، مسلم لیگ نون کا بھی نعرہ ڈے ون سے یہی تھا، جب مریم نواز صاحبہ بھی تحریک لے کے چلی اور لیڈ کرتی تھی جلسوں کو اور تمام ریلیز کو، تو اس میں بھی سب سے آگے یہی بات ہوتی تھی کہ جی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے۔ دین اس طرح سے اتنے قلیل عرصے کے لیے پاور میں آنا اور اس طرح کی حکومت لینا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب انڈورس کریں، میں نہیں کہہ رہی بہت ساری چیزوں کو، تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سودا کر لیا گیا وہ جو ہے کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہو گیا کہیں، یا پھر کیا ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے اتنے قلیل عرصے کے لیے جو ہے وہ حکومت لینی پڑی؟ جی صدیق الفاروق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا چلے، پتہ نہیں صدیق الفاروق صاحب کو شاید آواز نہیں گئی ہے، میں حسن مرتضی صاحب کی طرف چلی جاتی ہوں۔ حسن مرتضی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا حسن بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ نے چونکہ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو کنیکٹ ہو چکا تھا نہیں ہو چکا تھا، میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک شارٹ چلایا تھا آغاز میں اس حوالے سے، جو انہوں نے کل رات کو ایک بیان دیا ہے ایک جگہ ایک پروگرام میں، تو وہ مطلب نجی محفل میں، تو انہوں نے خاص طور پہ اس حوالے سے بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے حکومت بنی ہے اور مشکل ہے کہ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ یہ حکومت کاٹ لے، پلس انہوں نے جنرل الیکشنز کے حوالے سے کہا ہے کہ جی جنرل الیکشن
इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए हैं, तो फिर इतने कलील अरसे के लिए जो इत्तेहादियों के साथ मिलके, जिसमें आपकी भी जमात है, जिसमें नून लीग भी है शामिल, ये जो अरसे के लिए हुकूमत आई है, इसकी बेसिक बुनियाद क्या है जिसकी वजह से ये हुकूमत आई गई है? और अब तक काबीना में खासतौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या पीपल्स पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कौन कौन जा रहा है आपकी तरफ से? देखें रिदा, जहाँ तक ताल्लुक है मौलाना फजल रहमान साहब के बयान का, तो वो एक पार्टी है, एक सियासी जमात है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, पहले दिन से है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था कि हमने रिजाइन नहीं करने, हम इन हाउस चेंज जो है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, और 2 साल 2.5 साल के बाद वो जमातें भी हमारे उस मौक़िफ़ पे आई और हमने ये नो कॉन्फिडेंस किया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये मुद्दत कलील थी या जो बाकी टाइम था। हम ये समझते हैं कि अगर ये हुकूमत रहती तो ये मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता। महंगाई आप देख लें, बेरोजगारी आप देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आप देख लें, मुल्क के हालात जो थे वो, और फिर खुद हुकूमती लोगों के बयानात अगर आप देखें तो उनमें इतना तजाद था जो आप सोच नहीं सकते। एक वजीर खजाना, साबिक वजीर खजाना कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, हमारे पास कोई मुआशी पॉलिसी नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था, हमारा कोई होमवर्क नहीं था। जब वो खुद इन चीज़ों का एतराफ़ कर रहे हैं, फिर खान साहब ने भी कहा कि कई जगह पर कि ये हमारी नाकामियां हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर हमने ये फैसला किया कि नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। और ये 2 साल पहले, 2.5 साल पहले की ये बात है, और वो नो कॉन्फिडेंस अगर हम लाए, उसके साथ हमने लॉन्ग मार्च किया, लोग सड़कों पे आए, महंगाई अपने अरूज पर थी, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? टाइम पूरा होगा, इलेक्शन हो जाएंगे, कबल अज वक्त भी होने हुए। इलेक्शन कमीशन ने जब कहा हम तैयार हैं, इलेक्शन हो जाएंगे। ये जमहूरी और आईनी अमल है, ये कोई गैर आईनी अमल तो नहीं है कि हमने कोई उनको गैर आईनी तरीके से हुकूमत से निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा हसन मुर्तजा भाई मुझे, कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि काबीना में कौन कौन जा रहा है? दूसरा, थोड़ी सी इसमें एक बात और कर दूं, इकोनॉमी के हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो तो स्टिल प्रिवेल नहीं कर रहा है। आपको लगता है 4 रुपए बिजली पे बढ़ गए, अब से अभी 3-4 रोज हुए हुकूमत को आए हुए, 1 हफ्ता हुआ चले मैक्सिमम कह ले, अगले दिन आए तो चीनी पे 8 से 10 रुपए बढ़ गए, तो चीजें तो अभी भी देखें बिल्कुल कहना हाथ बजाने दें कि जो लोग महंगाई के खिलाफ महंगाई कर रहे हैं तो उसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन हम कुछ टाइम तो देना, हम कुछ सालों का टाइम तो मांग नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो दें। अभी तक तो कैबिनेट भी मुकम्मल नहीं हुई, और आज अभी तक तो वो पिछली पॉलिसी चल रही है। अच्छा, हुकूमत को टाइम दें, सेटल हो लेने दें, कैबिनेट बन जाए, सारे लोग अपना। आप ये भी तो देखें कि इसके साथ साथ हुकूमत ने किया कितना कुछ है। हुकूमत ने आने के बाद कोई एक लम्हा बता दें जो उन्होंने गफलत में गुजारा हो, तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी हो जाता है। आप फिक्र ना करें, सारी चीजें जो हैं वो मामूल पे आएंगी, लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा। अब 4-5 साल, 4.5 साल, 3.5-4 साल का जो बिगाड़ है वो 1-2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। आप ये देखें ना कि यहाँ तो इदारे तबाह हुए पड़े हैं। अच्छा, इदारे तबाह हुए पड़े हैं, ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है, लेकिन आपकी माशाल्लाह बड़ी तेज आवाज है और मुझे जरा हल्की हल्की आ रही है। अच्छा, सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको मेरा सवाल सुन लिया था आपने? सवाल दोहरा दूं? दोहरा दे। अच्छा, चलें सिद्दीकुल फारूक साहब, वो हसन खावर साहब की बात पे मैं आप आगे बढ़ी थी लेके, और सवाल ये कि जी नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से अब तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इजरा की बात हो रही है, दूसरी चीजों की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कल रात को एक निजी महफिल में कहा है कि जी ये हुकूमत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 साल के लिए आई है, हम चाहते हैं कि जी इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। यही नैरेटिव, यही बयानिया आपका था डे 1 से। जब मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही थी, निकली जलसों के लिए, रैलीज के लिए, तो नवाज शरीफ साहब
आप का यही बयानिया लेके निकली, तो फिर उसके बाद ऐसी क्या उजलत पड़ी कि इतने कलील अरसे के लिए ये हुकूमत की एक्सेप्टेंस हो गई, वो भी इतने सारे इत्तेहादियों के साथ? सो डू यू रियली थिंक कि ये जो डील हुई है या ये जो मामला कार हुआ है, ये घाटे का सौदा नहीं है, मफाद का सौदा है, या ऐसी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजा सैफी, आपका सवाल। मैं तो काफी शुरू से शिकायत कर रहा हूँ कि आवाज बहुत साफ नहीं है, लेकिन अंदाजे से जो मैं समझा हूँ जी जी वो ये है कि अब आज 10 दिन हुए हैं हुकूमत को आए हुए, लेकिन 10 अप्रैल को हल्फ उठाया रात को, उसके बाद से अब एक तरफ महंगाई, लोड शेडिंग, करप्शन, इंतजामी नाकामी, माशी तबाही, खारजा महाज पर नाकामी, और जब ये सारी नाकामियां पहले इतराफ किया, फिर कहा कि मैं आलू प्याज जो है और चीनी आटा सस्ता करने नहीं आया। फिर उसके बाद एक और साजिश कि जी ये गैर मुल्की सपोर्ट है। हालांकि दिसंबर 20 में इन्होंने ये कहा था कि हिम्मत है अगर तो मेरे खिलाफ अदम एतमाद ले आओ। ये बात उन्होंने 16 महीने पहले कही थी, और जब अदम एतमाद आई तो फिर आप देख लीजिए। बहरहाल हमारा ख्याल ये था और अब भी है कि जितनी जल्द हो इंतखाबात करा लिए जाएं, लेकिन आपको मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब 7 महीने से पहले तो हम तैयार नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब हमारे सामने बेशुमार काम हैं कि जिन्हें जिस हद तक हो सके पूरी ये जो मौजूदा एक नेशनल गवर्नमेंट बनी है एक सूरत में, तो सब के ताउन से हम पाकिस्तान की कश्ती को एक साहिल मुराद तक लगाएं और फिर नए इंतखाबात का ऐलान करें। ये साल भी हो सकता है, 1.25 साल भी, जो बाकी रह गया है। यानी अगस्त में असम्बली की मुद्दत पूरी होती है, अगस्त 2023 में। तो ये सारे बैठ के पीडीएम, पीपल्स पार्टी, एएनपी और जो भी हैं हमारे साथ इत्तेहादी, सबसे बैठ के मशावरत से हम मेजॉरिटी या कोशिश करेंगे कि इत्तेफाक राय से ही हम आगे बढ़ें। असल मसला इस वक्त पाकिस्तान को महंगाई और तबाही से निकालना है। आपने ये देखा कि स्टॉक मार्केट और रुपए की कीमत जो है वो बता रही है कि जो मौजूदा हुकूमत आई है उस पर तमाम लोगों का एतमाद बढ़ा है। किस तरह से बैनुल-अक़वामी बिरादरी में अच्छे पैगामात आने शुरू हुए हैं, बिलखुसूस हमारे दोस्त चीन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ईरान और फिर इससे आगे यूरोपियन यूनियन, इनकी तरफ से पैगामात, हत्ता कि जो हमारा इस वक्त दुश्मन भी कह लें उसकी तरफ से भी एक पैगाम आया कि जी हम ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, और वजीर आज़म ने कहा कि भाई कश्मीर का मसला हल करना है। ठीक है। अच्छा, कतकलामी माफी सदीकुल फारूक साहब, कतकलामी माफी, यही 1 मिनट का सिर्फ पॉज 1 सेकंड का दे दे। आप जैसे कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में और दीगर चीजों पे असरात आ गए, वहीं पे ये भी तो देखे ना, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है इस बात की जिम्मेदारी कि जी 4 रुपए बिजली पे पड़ गए, 8 से 10 रुपए अगले दिन आते चीनी पे बढ़ गए। यही सवाल मिफ्ता इस्माइल साहब से और जुबैर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा था। वो डिक्टो यही बात कर रहे थे कि जी स्टॉक को देख लें, इसको ऑयल प्राइसेस को देख लें, जहां अगर आपके आने से प्राइसेस बढ़ गए, यानी कि कम हो गए, सॉरी, वहीं पे चीजों पे जो अशिया खुर्दोनोश की चीजें जो डायरेक्टली एक आम आदमी की पहुंच तक है, चीजें जिसको उसने इस्तेमाल करनी है, यानी कि चीनी हो गई, बिजली हो गई, तो उसके भी तो प्राइसेस आपने बढ़ा दिए। अच्छा, ये देख लीजिए कि चीनी और इनकी चीजें, ये इंतजामी मामला होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है ना कि इंतजामी तबाही। अब इंशाल्लाह इंतजामी मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे तो आपको अगले 15 दिन महीने में या रमजान के बाद ये चीनी और इस तरह की बाकी चीजें भी, नई गंदम भी जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज आने वाली है। तो इस हवाले से भी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि जिन शोबों में एकदम अच्छाई आई है और कुछ शोबों में जो थोड़ी सी गिरावट आप देख रही हैं 10 दिनों में, तो इंशाल्लाह अब हमें महीना 1.5-2 महीने जो है, वैसे तो अमूमन कहा जाता है कि 100 दिन जो है वो हनीमून पीरियड तो होता है ना, तो इस काबीना जो है वो इंशाल्लाह आज तकरीबन
पहली किस्त बन गई है, तो ये अनाउंस हो जाएगी, तो फिर आप उसके बाद देखेंगी कि इससे और हम आगे बढ़ेंगे और बेहतरी आएगी। बेहतरी आएगी, पॉजिटिव है। 100 दिन हनीमून पीरियड होता है, वही वाली बात आ गई जो आज से 3.5 साल पहले हम भी सुनते थे पीटीआई से भी। अच्छा, मैं पीटीआई की तरफ आती हूँ। हसन खावर साहब इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बैशिंग करिए, अगेन मामलात पे, गवर्नेंस के मामलात पे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी नालायकी या नाअहली थी कि हुकूमत गवर्नेंस के मामलात पर, इकोनॉमी के मामलात पे तवज्जो नहीं दे रही थी, तो क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, एक तो बड़ा उन्होंने अच्छा टर्म यूज किया, हनीमून पीरियड। ये जो शादी है ना मुत्तहिदा हुकूमत की, ये तो मुझे लगता है कि हनीमून के बाद फौरन ही तलाक हो जाएगी, तो ये हनीमून से ज्यादा आगे बात बढ़नी नहीं। बहरहाल देखिए, बात यह है कि जो पुरानी हुकूमत को बैश करना, आप मुझे बताएं, आपने रिदा बिजली के रेट की बात की, 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है जी। ये कोई इंतजामी मसला नहीं है, ये समरी आई है, वज़ीर आज़म ने अप्रूव किया है, आते ही 4 रुपए 85 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा, ये तो सोचा समझा डिसीजन है। उसके बाद LNG के ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा, उन्होंने कहा कि जी पिछली हुकूमत ने LNG नहीं खरीदी, कम रेट पे लेनी चाहिए थी। ब्लूमबर्ग के जर्नलिस्ट ने स्टीफन स्टेप्सकी ने उनको ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, LNG खरीद के स्टोर ऐसे नहीं की जा सकती थी, PTI की गवर्नमेंट ने कम तरीन रेट के ऊपर LNG बेशुमार खरीदी। अच्छा, फिर इन्होंने जाकर कहा, एक दिन जो कह रहे हैं कार्रवाई पिछले 10 दिन की, इन्होंने कहा जी मैं मेट्रो का इफ्तिताह करने जा रहा हूँ। CDA की अपनी प्रेस रिलीज पिछले माह किया है कि अप्रैल में ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होना है और ये कंप्लीट हो रहा है, ये भी गलत बयानी निकली। उसके बाद इन्होंने कहा जी मैं तनख्वाहें और पेंशन बढ़ा रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि नहीं, वो शायद गलती से कह दिया था, वो नहीं करेंगे। चीनी की बात आपने कर दी, अपनी रहायश गाहों को इन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया, तो ये है। और बात ये है कि अगर जिसको काबीना बनाने में 10 दिन लग गए, इन्होंने आगे क्या करना है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जी क्लीन चिट देने के ऊपर है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाने पे है, केस खत्म करने पे है, अफसरों को दबाने पे है। ये वो एजेंडा है जो साथ चलेगा, और जिस दिन ये हो जाएगा उसके बाद एजेंडा नंबर 2 है ओवरसीज वोटर्स को उनके वोट के हक से महरूम करना। ये 2 बड़े मिशन हैं जिनको करने ये आए हैं, इसके पीछे और कुछ नहीं। ठीक है, सही है। आपकी तरफ आती हूँ, सिद्दीकुल फारूक साहब और हसन मुर्तजा साहब को यकीनन आवाज आ रही होगी। पहले मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से लूं, क्योंकि वो डायरेक्टली उन्होंने PM के हवाले से बात की है। वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली ये तो समरी अप्रूव हुई है ना, PM ने समझ के इसके ऊपर ये फी यूनिट बढ़ाए होंगे 4 रुपए 85 पैसे। सिद्दीकुल फारूक साहब। हेलो जी जी, सिद्दीकुल फारूक साहब आवाज आ रही है? जी, आप मेरे तरफ जो लाइन है प्रॉब्लम चल रहा है शुरू से ही। आपने क्या कहा 4 रुपए यूनिट? वो कह रहे हैं, हसन खावर साहब कह रहे हैं 4 रुपए 85 पैसे जो बढ़ाए गए हैं वो तो समरी अप्रूव होती है वजीर आजम हाउस से, वजीर आजम की तरफ से, तो वो तो सोच समझ के बढ़ाए गए ना, ये तो इंतजामी मामला नहीं है। देखिए, पहली बात ये है, हसन खावर साहब का मैंने नाम भी सुना हुआ है और इनकी ज़ाहिर है अभी थोड़ा ही अच्छा इन्हें इक़्तिदार में आए हुए हुआ और फिर ये इक़्तिदार जो है वो चला गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अमेरिकी सदर का तो इक़्तिदार सारा ही 4 साल होता है ना, तो 3 साल 8 महीने तो इनके इमरान खान साहब ने गुजार दिए ना, बाकी 4 महीने ही रहते थे। उस हवाले से अगर कहें तो इस सारे अरसे में इन्होंने क्या किया है? हमसे तो ये 10 दिनों की बात कर रहे हैं, और ये बिजली फर्नेस ऑयल से बना रहे थे। गैस का मामला जो है वो वजीर आजम साहब ने बता दिया है, कितने यूनिट बंद कर रखे हैं। इस वक्त सिंध में 16-16 घंटे की, 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ये आते ही ये क्या है, एक दिन में हम तो बिजली पूरी छोड़ के गए थे। तो बहरहाल इस वक्त अगर 4 रुपए यूनिट बढ़ी हुई है तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज आप ये देखेंगे, अल्लाह ताला हसन खावर साहब को भी जिंदगी दे और आपको भी, हमें भी, आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो 3 से 6 महीने में बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसलिए कि इनके लीडर को, आप इनके वजीर खजाना ने कहा कि हमारी कोई इक़्तिसादी पॉलिसी ही नहीं थी। इनके वजीर खजाना ने ठीक अपना 1 अप्रैल को जियो पे अपना इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमारी हुकूमत ने, यानी 1 साल पहले की बात है, हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। 165 रुपए इन्होंने एक्सचेंज रेट मुकर्रर कर दिया, बिजली गैस तेल की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी, फला इन्होंने खराबी की। ये तो अपना वजीर खजाना इनके खिलाफ अदम एतमाद भी कर रहा है।
तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो ये छोड़ के गए हैं, यानी वजीर आला के हल्के में, अगर मैं सही मुझे याद है 3.5 साल 8 महीने में को 12 तो कमिश्नर तब्दील हुए हैं, 3 तो 4 महीने 2 महीने में डीसी तब्दील हो रहा है, 6 आईजी तब्दील हो रहे हैं, 7 जनाब चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो रहे हैं, 4 माशी टीमें तब्दील हो रही हैं। ये थी आपकी गवर्नेंस। और आखिर में आप इमरान खान साहब क्या कहते हैं, वो जी मैं कौम बनाने आया था, मैं आलू प्याज टमाटर गंदम और चीनी की कीमतें कम करने नहीं आया था। वाह भाई वाह, कैसे कौमें झूठ बोल के बनती हैं जो आप जो रोज यू टर्न लेते हैं, ये कौमें बननी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चले, मैं हसन मुर्तजा साहब की तरफ भी जाती हूँ। हसन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा हसन साहब, अब ये बताइएगा, चले ये तो मामलात इस वक्त चलेंगे, अब ये कंटिन्यूस चलेंगे, लेकिन वो जिस तरह से हसन खावर साहब ने भी कहा कि जी ये हनीमून पीरियड है, तो ये शादी भी कब तक चलेगी अभी ये देखना है, यानी कि वो आप सबको कह रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ ये बता देना मुझे, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जैसे थे दूसरे सवाल आपका जवाब दे रहे थे, लंबा हो गया था, वही काफी। काबीना में क्या क्या डिसाइड हुआ है, कौन जा रहा है, और क्या जो ये मुश्तरका तौर पे ये हमें जराए से पता चल रहा था कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर बनेंगे, सदर पाकिस्तान होंगे, क्या वो फैसला भी तब्दील हो गया है? अब क्या डिसाइड किया पीपल्स पार्टी ने? रीता, ये जो आपने अभी कहा है कि क्या वो फैसला तब्दील हो गया, हमने तो नहीं सुना कोई ऐसा फैसला। आपने शायद सुना हो, आपको पता होगा किसने वो फैसला किया था और कहाँ पे हुआ था। जेरे गौर जरूर नाम है उसमें, सदर के लिए मौलाना साहब का नाम भी शायद हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, बुजुर्ग के लिए भी। अभी तक तो कोई चीज फाइनली नहीं हुई और एक आध दिन में ये हो जाना है, तो उस वक्त वो सारों के सामने आ जाना है। उसमें कौन सी बेचैनी ऐसी है या कोई ऐसा जरूरी अमल है कि वो अगर आज बता दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा और एक दिन ठहर के पता चले तो वो मुनासिब नहीं होगा। हर पार्टी जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं और उन्होंने वजारतें भी लेनी है। इंशाअल्लाह ताला जब फाइनल होगी सब आपके सामने होगा, तो कौन सी चोरी छुपे तो होना नहीं। नहीं, मुल्क के इंतजामी मामलात के लिए, हसन भाई, मुल्क के इंतजामी मामलात के लिए आप लोग ही चाह रहे थे ना भाई, जल्द से जल्द जो है वो क्या कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद भी लाई जाए, सब कुछ हो, ताकि आगे जाके जो है वो फौरन सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो। तो अब जब स्ट्रीमलाइन आप लोग के अकॉर्डिंगली हो गई, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, तो आपको नहीं लगता कि आप आज 8 से 10 दिन हो गए हैं, काबीना की तश्कील हो जानी चाहिए, ताकि पता चले कि कौन क्या पोर्टफोलियो लेगा और उसकी वो अपना काम करना शुरू करे? क्योंकि बकौल आप ही के मरियम औरंगजेब साहिबा जिस तरह से चीजें कर रही हैं, आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब सुबह 8 बजे उठकर भी काम पे जा रहे हैं, 7 बजे उठ के भी काम पे जा रहे हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट भी फिर उसी तरह से हम पूछ सके ना कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या चीजें हो रही हैं। बिल्कुल इसी तरह है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ही होगा। लेकिन ये कोई स्मूथ ट्रांजैक्शन नहीं हो रही कि इसमें हजार रुकावटें हैं। और जो हमारी साबका हुकूमत थी उसकी तरफ से भी आप देख लें, हमने कोई गैर आईनी काम नहीं करना, आईनी तरीके से सारे मामलात हल करने हैं और इंशाअल्लाह ताला ये होंगे और जल्द होंगे। उसमें जो डिले हो रही है उसमें आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मुल्क का भी नुकसान है, कौम का भी नुकसान है और वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा एक आधे दिन में फैसला हो जाएगा और जो हमने जो माकूल उसमें जो इस पोजीशन में होगा कि वो वहाँ डिलीवर कर सके, हमने उसी को वहाँ पे करना है। कोई सिफारशी भर्तियां तो हमने करनी नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसे तो ज़हन मौजूद नहीं है जो हम लाएंगे और बाहर से ला के फिट कर देंगे। यहाँ पे तो हमने लोग जो है वो परफेक्ट आदमी ही लगाना है और इंशाल्लाह ताला लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। हसन खावर साहब आपकी तरफ आते हो, फिर मैंने ब्रेक पे भी जाना है। हसन खावर साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं, आज इमरान खान साहब ने बात की है सहाफियों से भी, एक गैर इसमें गुफ्तगू की है जिसमें वो जो मेरा तोहफा मेरी मर्जी वाली बात भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फौजियों को भी प्लॉट मिलते हैं, उनकी मर्जी जो चाहे करें, तो मैंने जो कुछ लिया वो रिकॉर्ड पर है, क्योंकि काफी दिन से तोशा खाना के हवाले से चीजें बहुत ज्यादा इस वक्त चल रही थी। तो अब आप लोग इस जमान में क्या करेंगे? क्योंकि अगर इस हवाले से केस बनता है, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तार डिनर वाले सहाफियों से मीटअप में इस्लामाबाद में उन्होंने बताया तोशा खाना वाले मामले के हवाले से कि जी वो घड़ी का मामला और हार का मामला, तो ये चीजें अगर रिकॉर्ड पर हैं क्या वाकई, और अगर वाकई रिकॉर्ड पर हैं तो फिर अगर कोई केस बनता है तो आप लोग ले जाएंगे सारे प्रूफ और चीजें?
देखिए बात यह है कि अगर बात तोशा खाना के ऊपर आ गई है तो फिर इनके हाथ में और कुछ नहीं रहा। देखिए तोशा खाना है क्या, ये लोगों को बताना जरूरी है। जी। तोशा खाना ये है कि जब कोई सरकारी तौर पर आप किसी ओहदे पे होती हैं, आपको कोई हेड ऑफ द स्टेट गिफ्ट देता है, आप उसको रजिस्टर करवाते हैं तोशा खाना के अंदर। पहले इनके ज़माने में कानून था कि उसकी 15% जो भी वैल्यूएशन होती है 15% उसका दे के आप रख लेते थे। हम लोगों ने बढ़ा के उसे 50% कर लिया। आप 50% सरकारी खजाने में जमा कराते हैं और वो चीज़ के मालिक आप बन जाते हैं। जब आप मालिक बन जाते हैं, आप उसको फुली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, रख सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को तोहफा दे सकते हैं। ये है, देखना ये है कि क्या जो तोहफे आपको मिले आपने तोशा खाने में रजिस्टर कराए, और अगर रजिस्टर कराए तो क्या जो कानून के मुताबिक उसकी कीमत बनती थी आपने उसको अदा की या ना की। ये बात बिल्कुल कानूनी बात है और इसके ऊपर हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है कि खान साहब ने वो सारा कुछ किया था। ये असल में इनके हाथ में कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं कि वो लोग जो 16 अरब रुपए का हिसाब नहीं दे सकते, उनके मुंह से ये बातें अच्छी लगती हैं कि जी तोशा खाने के अंदर तोहफा था, आपने बेचा, पैसे दिए, फलाना किया। आपने तो मकसूद चपरासी का जवाब नहीं दिया। आपने ये नहीं बताया कि आपके मिल के मुलाजमीन जो हैं उनके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए हैं। चले यही कह दें ये झूठ है, मैं तब भी मानने को तैयार हूँ। आप ये कह दें कि ये केस झूठा है, ये लोग हमारे मुलाजमीन नहीं थे, या हमारे मुलाजमीन थे और ये इनकी बैंक स्टेटमेंटें जाली, इनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। ये रिकॉर्ड की बात है, ये भी नहीं कहा। आप पहले उसका केस बनाएं। ये अगर आपके ख्याल में खान साहब के खिलाफ आप करप्शन ढूंढेंगे तो आपको नाकामी होगी। वो बंदा करप्ट नहीं है। अब वो इनको यकीन नहीं आता क्योंकि इनके जहन में यह है कि कोई सियासतदान कैसे हो सकता है करप्ट ना हो। खान साहब करप्ट नहीं है, इसलिए ये बात सारी जो है अब आके तोशा खाने के ऊपर खड़ी हो गई है कि हम ये कह दें कि तोहफा बेच दिया है। तोहफा बेचना खरीदना कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ ये है कि क्या वो उसके लीगल ओनर थे, पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे, और वो सारा तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। और जब ये बात जरूरत पड़ेगी वो रिकॉर्ड पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, जब ये जरूरत पेश आएगी मैं बिल्कुल बात करूंगा जी, सिद्दीकुल फारूक साहब आप ही से जवाब लूंगी इसका। ऑफ कोर्स जवाब आपसे ही बनता है। एक मिनट सिद्दीकुल फारूक साहब, सिर्फ एक मिनट, मैंने एक कमर्शियल ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी, आपसे ही जवाब लूंगी। एक ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक है, प्लीज स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब जी, मैं चाहूंगी कि जवाब दे दीजिए जी। ये मेरे भाई क्या बहुत ही छोटे होंगे, मैं तो उम्र में बहुत बड़ा हूँ माशाल्लाह। बात यह है जी कि तोशा खाना की तारीफें करते हैं कि क्या है तोशा खाना। नवाज शरीफ साहब आए, उनसे पहले 20% पे लोग ले जाते थे, उन्होंने उसकी 50% कर दी। अच्छा जनाब, आपने, आपके लीडर इमरान खान ने तोशा खाना की घड़ी और सारा जो है बाकी चीजें वो जाके इंटरनेशनल मार्केट में बेची 18 करोड़ रुपए में। और तमाशा ये है और गजब ये है कि जो घड़ी प्रिंस मोहम्मद ऑफ सऊदी अरेबिया ने दी वहां बिकी, उनको टेलीफोन हुआ, उन्होंने 8.5 करोड़ रुपए में वापस खरीद ली। और शर्म से मर क्यों नहीं गए हो? जिसने तोहफा दिया उसने वापस खरीदी, वहां पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम करके रख दिया। पहली बात। दूसरी बात, करप्शन पकड़ी गई है, बंदा जनाब करप्ट नहीं है। ऑफशोर कंपनियां इमरान खान की पकड़ी गई हैं, बंदा करप्ट नहीं है। और काला धन इमरान खान सफेद कराता है परवेज मुशर्रफ के दौर में, बंदा करप्ट नहीं है। चीनी जनाब अली मंजूरी देता है बरामद की, उसमें से लोग बताते हैं कमीशन खाई है, बंदा करप्ट नहीं है। गंदम एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, कमीशन खाता है, बंदा जो है वो बड़ा ईमानदार है, करप्ट नहीं है। और हुजूर और कहीं ना जाओ, कोविड-19 की गैर मुल्की इमदाद में 40 अरब की करप्शन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान पकड़ता है, इमरान खान रिपोर्ट दबा देता है और फिर MIF के दबाव पर बाहर निकालता है 40 करोड़ रुपए की करप्शन की, और बंदा करप्ट नहीं, बड़ा ईमानदार है। मैं कहता हूं हसन खावर साहब, आपको सलाम पेश करता हूं ऐसे ईमानदार बंदे की वकालत करते हुए और ऐसे करप्ट आदमी को ईमानदार कहने पर। आपको सलाम पेश करता हूं। ठीक है,
हसन मुर्तजा साहब आपकी तरफ आती हूँ। हसन भाई, ये जो खास तौर पे जाहिर सी बात है क्योंकि अब आप लोग सब इत्तेहादी हैं, आप लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तोशा खाना के हवाले से, जिसकी वजह से जी वो सोशल मीडिया पर भी एक बहस छिड़ी हुई है, बहस बराए बहस हो रही है, ट्विटर पर भी उसमें गिलानी साहब की का भी जिक्र आ रहा है पुराना। ये जो एक्चुअली तोशा खाना का जो मामला, जैसे कि हुकूमत कह रही है कि जी वो तो, और खान साहब भी आज कह रहे हैं कि जी चूंकि हमने खरीद लिया था तो इसलिए हमारी मर्जी, और बाकी की हुकूमतें भी ऐसा करती हैं, कोई पहली दफा नहीं होता। पीपल्स पार्टी क्या कहती है इस पे? जी देखें जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह अभी इरफान खान साहब कह रहे थे कि इमरान साहब सबको पता है करप्ट, आवाज नहीं आ रही। जी जी बोलिए बोलिए हसन भाई। जी आवाज नहीं आ रही जी अब आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी कि जैसे अभी इरफान खाबर साहब कह रहे थे कि खान साहब करप्ट नहीं है, ये कहना मैं समझता हूँ जी कि बहुत बड़ी ज्यादती है इस कौम के साथ। खान साहब करप्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इरफान खाबर साहब ये तो कह सकते हैं कि वो छोटे चोर हैं, इस पे हम चले ठीक है यार, अदालत में चले जाए, छोटे चोर बड़े चोर का कोई तयन कर लिया जाए। ये कह देना कि यार वो चोर नहीं है या वो करप्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ है। अगर एक बंदा फॉरेन फंडिंग में फंसा हुआ है और वो छुप रहा है कभी स्टे के पीछे, कभी हाई कोर्ट के पीछे, कभी अदालतों के पीछे, कभी किसी चीज के पीछे, और केस को ट्रायल नहीं होने दे रहा, तो उसको कैसे बेगुनाह मान लिया जाए? एक आदमी जो है वो तोशाखाना से चीजें लेता है और वो ही तनकीद कर रहा होता है यूसुफ रजा गिलानी से कि जी वो हार ले गए और ये कर गए वो कर गए, और आज जब अपनी बारी आई है तो कहता है जी क्या हुआ, मैंने यहाँ से खरीद लिया वहां जाके बेच दिया। भाई अगर ये सारा आपने किया था तो फिर कौन से छुपाया क्यों? ये तो आपकी चोरी पकड़ी गई, आपने जब ये खबर ब्रेक हुई उसके बाद आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये छोटे चोर और बड़े चोर के चक्कर में कौम को ना उलझाए, उनको ट्रायल होने दें। हाँ, अगर खान साहब अदालतों से बेगुनाह हो गए, इन्वेस्टिगेशन में बेगुनाह हो गए, तो हम मानेंगे कि वो बेगुनाह है। जब तक वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने दे रहे, अदालतों में भी पेश नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश नहीं हो रहे, इल्जामात की कोई रसीदें भी आ रहे, तलाशी भी नहीं होने दे रहे, तो उनको बेगुनाह कैसे मान लिया जाए? हम आज भी कहते हैं, लेकिन जब ये छोटी चोरी और बड़ी चोरी की बात करते हैं तो फिर ये डिस्कशन में जाती है, उससे चाहे करेक्टर असेसमेंट हो चाहे मीडिया ट्रायल हो, फिर वो हो जाता है। इन्हें आराम से अपनी अदालतों और इदारों के सामने पेश होना चाहिए। अगर बेगुनाह हुए तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी तरफ से ही हमेशा ये सारा कुछ होता है। लेकिन ये छोटे चोर और बड़े चोर वाली जो है ना, ये बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सही है, छोटे चोर और बड़े चोर वाली बात होनी चाहिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी तरफ आऊंगी। एक चीज और अब आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी हसन भाई ने तो बता ही दिया, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है आप लोग भी ये थोड़ा सा क्लियर कर देना, हुकूमत बता दे कि ये कितने अरसे में जो है वो कैबिनेट तश्कील दे दी जाएगी, और क्या आज, क्योंकि जराए बता रहे थे कि जी आज काबीना ने हलफ उठाना था, वो मामला भी बीच में पेंडिंग हो गया, क्या हुआ उसका? नहीं समझ आई आपके सवाल की। काबीना के हवाले से पूछ रही हूँ, काबीना की तश्कील और उसने जो हलफ उठाना काबीना की था, तश्कील, जी जी, जराए ये बता रहे थे कि जी आज हलफ उठाना है, तो ये कब तक हो जाएगा? क्या ऑथेंटिसिटी और कंफर्मेशन आ रही है इस हवाले से? क्योंकि मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। जी देखिए रिदा, जी जी, इसमें कोई शक नहीं, मैं यानी पीटीआई का कोई ऐसा डिफेंड करने वाला नहीं हूँ पैनलिस्ट कि मैं ये कहूंगा बस नहीं कोई बात नहीं है। 8 पार्टियां हैं और 8 पार्टियों में 8 दिमाग हैं, वो बैठते हैं, उन्होंने आपस में एक फैसला आज कर लिया है। आज तो देर हो गई है, मुझे उम्मीद और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि कल वो पहली जो किस्त है वो हल्फ ले लेगी, ठीक है। और फिर कुछ और लोग, इमरान खान साहब ने तो कहा था ना कि मैं 8-10 से ज्यादा वजीर नहीं रखूंगा, और फिर कोई 60 तक जा पहुंचे या उससे भी ज्यादा, तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब वज़रा की तादाद कम ही रखेंगे, लेकिन फिर भी 35-40 तो हो ही जाएंगे। तो पहली किस्त हो जाएगी
और इसके साथ हमारी कारकर्दगी भी बढ़ेगी। साथ साथ हम मशावरत जारी रखेंगे, जहां जहां वजीर मशीर जरूरी हुआ वो भी ऐड करते चले जाएंगे। इस महाज पे मसला कोई नहीं है, लेकिन मुश्किलात जरूर हैं। एक तरफ मुल्क में इतने महाजों पर मुश्किलात हैं, और दूसरे ये है कि 8 पार्टियों को बिठाकर सबकी राय लेकर चलने में ताखीर हो सकती है, तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन सबकी नीयत नेक है। आइन की पाबंदी करेंगे, मुल्की मफाद को सामने रख के हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सान खावर साहब आपका, सिद्दीक फारूक साहब आपका, हसन मुर्तजा साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज बहुत अच्छा हमारा पैनल था, डिबेट का फोरम आपके सामने ऑन था, आप देख रहे थे, तमाम तर चीजें आपके सामने रख दी हैं। काबीना कितने दिन में अनाउंस होगी, फॉर्मेशन हो गए या नहीं हुई, ये वो सारे सवालात हैं जो आम इंसान के जो हम कर रहे हैं। ये हमारे सवालात नहीं है, आम इंसान जो देखने वाला है वो भी जानना चाहता है कि जी 8 से 10 दिन का वक्त हो गया है, फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही काबीना की, क्या उसमें अभी तक हर्डल्स आ रही हैं, ये हुकूमत को जवाब देने पड़ेंगे। ये एक बहुत कॉमन किस्म के सवालात हैं, और ऐसी सवालों की भरमार आपको याद होगा आज से 3.5 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उस वक्त भी मैं इस तरह के तल्ख और जो स्ट्रेट बिल्कुल जो है ना सवाल बिल्कुल और जो जायज सवाल थे वो पूछती थी, और आज की भी हुकूमत से मौजूदा हुकूमत जो मौजूद है उससे भी पूछ रही हूँ और पूछती रहूंगी आपके सवालों को लेकर उनसे। दूसरी तरफ एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाजरीन, वो ये है कि जी चूंकि इस तमाम तर मामले में सारे सिस्टम में सिस्टम पर भी सवालात उठ रहे हैं, सिस्टम में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है, 3-4 चीजें जिसमें सिस्टम जो बन के सिस्टम बनाती हैं, जिसमें एक सबसे मेजर सिस्टम का हिस्सा है जुडिशरी, अदलिया। अदलिया को भी इस सारे जमन में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना था, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं जी, खासतौर पर जब आर्टिकल 63A की तशरीह हुई सदारती रेफरेंस के लिए कि जी 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। तो फिर अगेन बड़ा कोर्ट्स का मामला है, लेकिन मोदबाना सवाल है, 2.5 मिलियन से ज्यादा, मैं बार बार ये कोट करती हूँ नंबर, मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ कोट करना पड़ता है, 2.5 मिलियन कोर्ट में इस वक्त केसेस पेंडिंग में है, 250 मिलियन से ज्यादा, यानी कि नाउ यू कैन इमेजिन 2.5 मिलियन से ज्यादा है। तो आप ये बता दें कि क्यों है, अगर 24 घंटे काम हो रही है और रात को किसी अमीर के लिए ये अदालत खुल सकती है, तो दिन में क्यों नहीं ये केसेस को निपटा सकती। फिर जी एक तरफ जहां पे इस वक्त मुल्क के अंदर मैंने पहले ही कहा कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हो चुके हैं और मुल्क डिवाइड है इस वक्त ओपिनियन के मामले में, वहीं एक बात आती है जी कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम तस्लीम नहीं करता और इनकार करता हूँ, इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम है। तो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो कि आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे तो देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के, जिसमें ट्विटर सर फहरिस्त है, जहां पे 2 ग्रुप्स बंदियां इस वक्त हो चुके हैं जी, एक मुखालफत में, एक हुकूमत के हक में, और ये हमेशा ही होता है, पहली दफा नहीं हो रहा, पाकिस्तानी सियासत का ये वतीरा रहा है। बहरहाल वो इमरान खान साहब जो 4 से 5 महीने पहले मकबूलियत के निचले दर्जे पर चले गए थे, अब मकबूलियत के बुलंद तरीन दर्जे पर जा रहे हैं, और उसकी वजह क्या, वाकई ये ट्रेंड है जो कि उन्होंने चलाया हुआ है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। मैं दोबारा बता रही हूँ, ट्विटर पे सर फहरिस्त से ट्रेंड कर रहा है पिछले कई दिनों से, और इस वक्त के तमाम तर ट्रेंड्स को तोड़ चुका है, ये भी एक नया रिकॉर्ड है। बहरहाल जी ये तमाम तर सूरत हाल पे मजीद भी बात करते रहेंगे, और जिंदगी रही तो कल भी प्रोग्राम में जी हमारे साथ इसी तरह मेहमान होंगे और इसी तरह से डिबेट होगी, और जो काबीना की तश्कील है वो कल तक हो जाती है नहीं हो जाती ये कल पता चल जाएगा। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।